जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। फेफड़े का इलाज करवाने गई परसवाड़ा की एक महिला को रायपुर के हॉस्पिटल में बनाया गया बंधक। पैसे नहीं देने पर की गई मारपीट। भागकर आए एक परिजन ने परसवाड़ा थाने में की शिकायत। साइबर ठगों के द्वारा जिले के पढ़े लिखे बेरोजगार युवक युवतियों को बनाया जा रहा है शिकार। सोशल मीडिया में विज्ञापन के माध्यम से 1,25,000 रुपए की गई साइबर ठगी। डोंगरबोड़ी से लापता 3 आदिवासी नाबालिग लड़कियों को नागपुर से किया गया दस्तयाब। मजदूरी करने घर से हो गई थी लड़कियां फरार। ग्रामीण पुलिस ने की कार्रवाई। पूर्व सांसद कंगर मुंजारी ने चांगोटोला में निकाली किसान रैली। जनसभा और रैली के दौरान आयुष मंत्री मुर्दाबाद के लगाए गए नारे। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने किया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। नगर में निकाली गई परिवर्तन रैली। शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। नगर में गहरा रहा जल संकट। टैक्स देने के बावजूद भी नहीं मिल रहा है वार्ड नंबर 10 और 11 के वार्डवासियों को पानी। ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम डोंगरबोड़ी से 2 दिन पहले लापता 3 आदिवासी नाबालिग लड़की को 24 घंटे के भीतर नागपुर से अयप्पा नगर से दस्तयाब कर लिया गया। तीनों नाबालिग लड़की मजदूरी करने के लिए घर से निकली थी, जिन्हें थाने लाकर उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। ग्रामीण पुलिस के मुताबिक 8 जून को ग्राम डोंगरबोड़ी से तीनों नाबालिग लड़की अपने परिजनों को बिना बताए घर से निकल गई थी। 2 शाम तक वापस नहीं आने पर परिजनों ने अपने रिश्तेदार, गांव, मोहल्ले व काफी तलाश की, जिनके नहीं मिलने पर 10 जून को तीनों नाबालिग लड़की के परिजन, जिसमें मानसी पिता बालचंद इनवाती 42 वर्ष, फगनी बाई पति हरिश्चंद्र मरसाम 45 वर्ष व रामोती बाई पति स्वर्गीय गुलजार टेकम 40 वर्ष ने तीनों ही के यहाँ की लड़कियों को बिना बताए घर से जाने की रिपोर्ट ग्रामीण थाने में दर्ज की थी, जहां पर तीनों नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाने के आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। तीनों नाबालिग लड़कियों के अपहरण की इस घटना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन और मार्गदर्शन में ग्रामीण पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर आसपास के क्षेत्रों में पतासाजी हेतु रवाना किया गया था। साइबर सेल तथा मुखबिर की सूचना पर तीनों नाबालिग लड़कियों के नागपुर में होने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर ग्रामीण पुलिस की टीम नागपुर पहुंची और मिले लोकेशन के आधार पर तीनों लड़कियों को नागपुर के अयप्पा नगर में दस्तयाब कर लिया गया। तीनों नाबालिग लड़कियों को थाने में ले जाने के बाद उन्हें समझाइश देकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। पूछताछ में लड़कियों ने बताया था कि परिवार के लोग उनसे काम करवाते थे, किंतु उन्हें पैसे नहीं देते थे। तीनों लड़कियां मजदूरी करने के उद्देश्य से घर से निकली थी और नागपुर के अयप्पा नगर में, जहां पर भवन निर्माण कार्य चल रहा था, वहीं पर पुलिस टीम ने उन्हें दस्तयाब किया है। वाराणसी में चमचमाती तेज धूप के बीच मौसम ने अचानक करवट से और आंधी तूफान चलने लगे, जिसमें नगर के वार्ड नंबर 4 बालाघाट रोड स्थित सरस्वती स्कूल गली में लगा ट्रांसफार्मर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर लटक गया। इस दौरान उक्त मार्ग से आवागमन बारिश के कारण बंद था। इससे किसी प्रकार की दुर्घटना घटित नहीं हुई, वरना बड़ा हादसा घटित हो सकता था। आपको बता दें कि वाराणसी नगर में दोपहर में काफी लोग गर्मी से हलाकान थे, तभी अचानक दोपहर 2:30 बजे मौसम ने करवट ली और तेज आंधी तूफान चलने लगा, जिससे नगर के विभिन्न स्थानों के बैनर, पोस्टर सहित एंगल भी उड़ गए। जिसके बाद आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश प्रारंभ हुई। बारिश कभी आधे घंटे तक चली, जिसमें बालाघाट रोड वार्ड नंबर 4 स्थित सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की गली में सीमेंट के 2 विद्युत पोल के सहारे लगा ट्रांसफार्मर के उक्त दोनों विद्युत पोल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर टूट गए, जिसके कारण पूरा ट्रांसफार्मर एक तरफ झुक गया।
इस दौरान विद्युत लाइनों के तनाव के कारण वह विद्युत पोल जमीन पर धराशायी नहीं हुआ, परंतु इसमें विद्युत लाइन के कुछ वायर टूटकर जमीन पर गिर गए। जब आस पड़ोस के लोग घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि ट्रांसफार्मर वाला पोल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी जानकारी उन्होंने तत्कालीन विद्युत विभाग को दी, जिसमें विद्युत विभाग के लाइनमैन के द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण कर व्यवस्था में शीघ्र सुधार योग्य न होने के कारण लाइन ट्रांसफर करने का कार्य प्रारंभ किया गया, ताकि लोगों को वर्तमान में दूसरी लाइन से विद्युत उपलब्ध कराई जा सके और ट्रांसफार्मर का कार्य बिना किसी अवरोध के किया जा सके। उक्त कार्य वर्तमान में जारी है। ये अभी 1 घंटे पहले जो तूफान आया उसमें ये जो ट्रांसफार्मर लगा है और हेवी लाइन का है, ये करीब 11,000 वाट की लाइन गई है ये। तो ये दोनों पोल जो लगे हुए थे ये टूट गए, कमज़ोर पोल लगे थे। तो हम पूरे वार्डवासी चाह रहे हैं कि इसकी शिफ्टिंग रोड किनारे कर दी जाए ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके। संयोग से उस टाइम कोई आ नहीं रहा था, लेकिन दिन का टाइम था, काम चल रहा था, यहाँ बिल्डिंग वर्क का भी काम चल रहा है, लाइन पूरी चालू थी उस टाइम। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ से ये जो ट्रांसफार्मर है रोड किनारे चला जाए, ये पूरे रहवासी के बीच में है और घटना कभी भी बहुत बड़ी घट सकती है। घटना अभी जो 10-15 मिनट पहले पानी आया और उसके पहले तूफान आया, उसमें ये जो जर्जर हो चुका था ट्रांसफार्मर MPV का, इसका सीमेंट के पोल में फिट थे ये ट्रांसफार्मर, सीमेंट के पोल ही टूट करके गिर गए। वो तो गनीमत है कि वो डोंगरे जी की जो बिल्डिंग है उस पर गिर जाता तो बहुत बड़ी क्षति होती, और वो एक पोल जो लगा हुआ है बड़ी लाइन का, उसके कारण वो थोड़ा सा रुक गया और जो सर्विस लाइन थी उस पर अटैक हो गया, इसलिए वो गिरने से। ये हेवी लाइन से कनेक्टेड है क्या? 11 केवी लाइन से कनेक्टेड नहीं है, अलग था ये हेवी लाइन से, यानी 11 केवी से जुड़ा हुआ है। हाँ, 11 केवी से जुड़ा हुआ है। तो क्या चाहते हैं आप? और ये 10 फीट की रोड है, बहुत छोटी रोड है, यहाँ से स्कूल की बस जाती है, स्कूल के बच्चे आना जाना करते, सब लोग आना, कभी भी दुर्घटना घट सकती है। तो इसको यहाँ से हटाया जाए वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे अब व्यवस्था जमाते हैं, ट्रांसफार्मर डीबी फिर से खड़ी करना पड़ेगा और ट्रांसफार्मर शिफ्ट करना पड़ेगा। करीब कब तक ये काम पूर्ण हो जाएगा? काम तो ये आज संभव नहीं है, लेकिन पब्लिक को बिजली देने की व्यवस्था जमाएंगे। अभी लाइन बंद कर दी गई है, अभी बिजली बंद कर दी है। वर्षों से लंबित अपनी मांगों को लेकर अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय आह्वान पर रविवार को शिक्षक अध्यापकों के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर पुरानी पेंशन बहाली सहित अन्य मांगों को लेकर गुहार लगाई गई। रविवार को जनपद पंचायत कार्यालय के सामने किए गए इस धरना प्रदर्शन के दौरान अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने जहां पुरानी पेंशन बहाली सहित अन्य मांगों को लेकर विस्तृत चर्चा की, तो वहीं उन्होंने इस धरना प्रदर्शन में शामिल अन्य शिक्षक अध्यापक साथियों को NPS से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना बहाली सहित अन्य मांगे अब तक पूरी न होने पर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ने की भी बात कही। रविवार शाम तक चले इस 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद अध्यापक संयुक्त शिक्षक संयुक्त मोर्चा के द्वारा नगर में एक परिवर्तन रैली का भी आयोजन कर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए इस ज्ञापन में अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के द्वारा उनकी समस्त मांगों को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की गुहार लगाई। ये प्रांतीय स्तर पे अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा का गठन हुआ है। इसमें प्रांतीय स्तर पर अध्यापकों के 5 संगठन शामिल हैं और प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय आह्वान पर आज पूरे 52 जिलों में पेंशन परिवर्तन महारैली का आयोजन हर जिले में किया गया है। प्रांतीय
अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर बालाघाट में भी पेंशन परिवर्तन रैली का आयोजन किया जा रहा है और सभा होने के बाद में अब मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम कलेक्टर महोदय को हम ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। भारत सरकार की ओर से कमजोर वर्ग के लिए उपचार हेतु आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है, जिसमें इस योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिन्हें गंभीर बीमारियों से 5 लाख रुपए तक का हॉस्पिटलों में सरकार के द्वारा उनके इलाज का खर्च दिया जाता है। किंतु जिले में इन दिनों यहां देखने को मिल रहा है कि निजी हॉस्पिटलों के द्वारा आयुष्मान कार्ड पर इलाज करने की बात तो कही जाती है, किंतु जब हॉस्पिटलों में भर्ती करने के बाद मरीजों से पैसा मांग दिया जाता है। ताजा मामला बालाघाट जिले के परसवाड़ा क्षेत्र का है, जहां परसवाड़ा क्षेत्र की एक महिला को रायपुर स्थित रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में बालाघाट के डॉक्टर अशोक लिल्लारे के द्वारा भर्ती करवाया गया था, किंतु डिस्चार्ज करने के बाद मरीज और उनके परिजनों को पैसे के लिए बंधक बनाया गया। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत योजना के द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों का इलाज कराने की बात कही जा रही है, परंतु जमीनी हकीकत की यदि बात करें तो आज कोई भी आयुष्मान कार्ड योजना से बनने वाले आयुष्मान कार्ड को नहीं मान रहे हैं। भले ही वह मरीज को भर्ती करते समय जरूर कह देते हैं कि इसका इलाज आयुष्मान कार्ड के जरिए निःशुल्क किया जाएगा, किंतु जैसे ही डिस्चार्ज करने की बात आती है तो निजी हॉस्पिटलों के द्वारा मरीजों से पैसे मांगे जाते हैं। यदि अगर पैसे नहीं दिए जाए तो उनके साथ मारपीट और बंधक बनाने जैसी घटनाएं भी अब सामने आने लगी। ताजा मामला बालाघाट जिले के परसवाड़ा क्षेत्र के रहने वाले सगनीबाई यादव का है, जिसके फेफड़ों में परेशानी आने के कारण बालाघाट बूढ़ी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। वह उसके बाद डॉक्टर अशोक लिल्लारे के द्वारा उन्हें रायपुर स्थित रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में जाकर उपचार कराने की सलाह दी गई थी और कहा गया था कि वहां पर उपचार में एक भी पैसे नहीं लगेंगे, सिर्फ वहाँ अपने स्वयं के खर्च पर ही वहाँ उन्हें लेकर जाना है। हॉस्पिटल का कोई भी खर्च उनसे नहीं लिया जाएगा, जिस पर सगनीबाई यादव के परिजन उन्हें रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर ले जाकर भर्ती करवाया। 6-7 दिन बाद जब उनके छुट्टी दे दी गई तो उनसे 70,000 रुपये की मांग की गई, जबकि वह अत्यंत गरीब परिवार से है, उनके पास इतना पैसा नहीं है, जिसकी जानकारी उन्होंने हॉस्पिटल प्रबंधन को दी। तो हॉस्पिटल के द्वारा उन्हें छुट्टी कर एक कमरे में बंधक बनाकर रख दिया गया और कहा गया कि वह 70,000 रुपये लेकर आएंगे तभी उनके मरीज को वहां से छोड़ेंगे। उनके साथ गई उनकी 27 वर्षीय बेटी अश्विनी यादव के साथ भी हॉस्पिटल प्रबंधन ने मारपीट की। साथ में गए एक परिजन अंकुश पटले को भी गाली गलौज की गई। तब उन्होंने बाथरूम जाता हूं करके वहां से भागकर अपने गांव आया और यह वाक्य अपने द्वारा अपने परिजनों को बताया गया, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत परसवाड़ा थाने में की, जहां पर परसवाड़ा थाना प्रभारी के द्वारा उक्त घटना की जानकारी लेते हुए रायपुर थाने से संपर्क कर रायपुर पुलिस के द्वारा उन्हें वहां से छुड़वाया गया। मैं बालाघाट जिले के ग्राम परसवाड़ा से हूँ। मैंने बालाघाट के डॉक्टर अशोक लिल्लारे के कहने पे परसवाड़ा की ग्राम की एक महिला सगनी यादव उनको इलाज करवाने के लिए रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में लेके गया। वहाँ पे आयुष्मान कार्ड के जरिए फ्री में इलाज हो जाएगा, मुफ्त में इलाज हो जाएगा, ऐसा बोले वहाँ के डॉक्टरों ने। एडमिट कर लिए। एडमिट के नाम पे वो लोग अब पेशेंट के डिस्चार्ज में 70,000 1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं और पेशेंट को आने नहीं दे रहे हैं। और पेशेंट के साथ उनकी लड़की है आमी यादव 23 वर्षीय, उनको भी बहुत कल टॉर्चर किया गया है और छोड़ नहीं रहे हैं। मैं वहाँ पे गया था उनको वापस लाने के लिए, लेकिन वहाँ उन लोगों ने मुझसे लड़ाई झगड़ा और मारपीट की और मुझे वहाँ से भगा दिया। क्या नाम है जो धमकी दे रहा था? जो धमकी दे रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, उनका नाम पूनम झा है और डॉक्टर विनोद आहूजा है। हॉस्पिटल का पूरा पता? हॉस्पिटल पचपेड़ी नाका के आगे, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल, पचपेड़ी नाका, रायपुर। सुबह कैसे आए? सुबह मैं बस से ही आया वहाँ से। ठीक। जब इस संबंध में हमारे द्वारा परसवाड़ा थाना के प्रभारी जितेंद्र बघेल से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि परसवाड़ा में रहने वाली सगनीबाई यादव के परिजन उनके थाने में शिकायत लेकर आए थे कि उनके द्वारा बताया गया कि सगनीबाई को रायपुर में बालाघाट के डॉक्टरों के परामर्श पर रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वह कहा गया था कि वहां उपचार पूरा फ्री होगा, किंतु छुट्टी के दिन हॉस्पिटल के द्वारा 70,000 रुपये की मांग की गई। ऐसी शिकायत उनके द्वारा की गई है। हमारे द्वारा यहां से रायपुर से संबंधित थाने की पुलिस से संपर्क किया गया और उक्त मामले पर रायपुर पुलिस के द्वारा संज्ञान लेते हुए मरीजों को वहां से रिहा कर डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं जब हमारे द्वारा इस मामले को लेकर डॉक्टर अशोक लिल्लारे से दूरभाष पर संपर्क करना चाहा तो डॉक्टर अशोक लिल्लारे के द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया। जिले में साइबर ठगी का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। भले ही पुलिस विभाग के द्वारा साइबर ठगी को लेकर
दिन प्रतिदिन शिविर व सेमिनार के माध्यम से लोगों में साइबर ठगी को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है, किंतु आज भी साइबर ठगों के द्वारा नई नई तकनीकों से पहले जिले की जनता को अपना निशाना बनाते थे व उनकी गाड़ी कमाई पर हाथ साफ किया जाता था। किंतु इन दिनों जिस प्रकार से साइबर ठगों के द्वारा अब पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों को अपना निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें जिले के 3 अलग अलग युवक युवतियों के साथ साइबर ठगों ने 1,25,000 रुपए की ठगी की वारदात की। आपको बता दें कि जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन साइबर ठगों के द्वारा जिले की भोली भाली जनता को निशाना तो बनाया जा रहा था, किंतु अब साइबर ठगों के द्वारा जिले के पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों को भी अपना निशाना बना रहे हैं, जिसमें हाल ही में जिले के लगभग 3 से 4 मामले ऐसे सामने आए जिनमें साइबर ठगों के द्वारा पढ़े लिखे युवकों को अपना निशाना बनाया। साइबर ठगों के द्वारा उन्हें विज्ञापन के माध्यम से लालच देकर ठगी की वारदात की गई है, जिसमें पहले विज्ञापन में लालच दिखाकर फोन पे के माध्यम से अपने खाते में पैसे डलवाकर साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है। इन दिनों सबसे अधिक सोशल ऐप्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, OLX पर अधिकतर लालच दिखाने वाले विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें ग्राम गोरेघाट निवासी एक युवक के द्वारा फेसबुक पर गाड़ी बेचने का विज्ञापन देखा गया था और उसमें दर्शाए गए नंबर पर संपर्क किया, जिसमें युवक के द्वारा दर्शाए गए नंबर से चर्चा की गई तो साइबर ठग के द्वारा सेना का जवान होना अपने आप को बताया व उनका ट्रांसफर होने पर गाड़ी बेचने की बात कहते हुए उनसे चर्चा की गई। जब युवक उनसे बाइक खरीदने की बात कही गई तो उनसे अलग अलग चार्ज बताकर 35,000 रुपये उसने अपने नंबर पर डलवा लिए, किंतु जब पैसे ले लिए गए व उसके बाद युवक ने उनसे उक्त नंबर पर संपर्क किया तो उसका मोबाइल बंद आया, जिस पर उन्हें बाद में पता चला कि उनके साथ साइबर ठगी हो गई, जिसकी शिकायत उनके द्वारा साइबर सेल बालाघाट में की गई। वहीं लालबरा क्षेत्र की एक युवती के द्वारा साइबर सेल बालाघाट में कंप्लेंट दर्ज कराई गई है कि उनके द्वारा सोशल ऐप इंस्टाग्राम पर एक विज्ञापन देखा गया था, जिसमें यह बताया गया था कि पेंसिल को पैक करके बेचना है और हर महीने 10 से 15,000 रुपए की आय उन्हें प्राप्त होगी, जिस पर युवती के द्वारा विज्ञापन के प्रलोभन में आकर दर्शाए गए नंबर से संपर्क किया और जब विज्ञापन धारक ने उन्हें बताया कि उन्हें इस काम से जुड़ने के लिए 5,000 रुपये राशि पहले जमा करनी होगी, उसके बाद वह यह कार्य कर सकती है, तब युवती के द्वारा दिए गए हुए नंबर पर 5,000 रुपये की राशि को ट्रांसफर कर दिया गया, किंतु जब राशि देने के बाद संपर्क किया गया तो युवती का संपर्क उक्त नंबर से नहीं हो पाया। वह बार बार कॉल करने पर भी फोन बंद आने लगा, जिस पर युवती को समझ में आ गया कि वह ठगी का शिकार हो गई है। इसी प्रकार इन दिनों क्रिप्टो करेंसी का दौर भी तेजी से युवाओं में देखने को मिल रहा है। उसी के चलते बालाघाट के रहने वाली एक युवती के द्वारा इंस्टाग्राम आईडी पर उन्हें उनकी सहेली के द्वारा एक मैसेज किया गया कि वह इन दिनों क्रिप्टो करेंसी में लाखों रुपए कमा रही है, वह भी यदि जुड़ना चाहती है तो उसे मैसेज या संपर्क करें, क्रिप्टो करेंसी में जुड़ सकती है। तब युवती के द्वारा प्रलोभन में आकर अपनी सहेली को अलग अलग किस्तों में 85,000 रुपये उनके नंबर पर भेज दी गए, किंतु जब उनका क्रिप्टो करेंसी में कोई अकाउंट नहीं बना तब उनके द्वारा अपनी सहेली को कॉल करके पूछा गया तो उनके द्वारा दिए गए पैसे से उनका अकाउंट क्यों क्रिएट नहीं हुआ। तब उसकी सहेली के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा ऐसा कोई मैसेज उन्हें नहीं किया गया था। वह जब पता लगाया तो हैकर्स के द्वारा उसकी सहेली की आईडी बनाकर उन्हें मैसेज किए गए थे, उसने राशि ली गई। तब युवती के द्वारा बालाघाट कोतवाली पहुंचकर साइबर सेल में इसकी शिकायत की गई। जब इस पूरे मामले को लेकर जब दूरभाष पर कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से सोशल साइटों में विज्ञापन आ रहे हैं उन विज्ञापनों के झांसे में कोई भी ना आए, क्योंकि इस प्रकार के विज्ञापन अधिकतर साइबर ठगों के द्वारा किए जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं आमजन इसके लालच में आकर पैसे निवेश कर रहे हैं, अंत में वह साइबर ठगी का शिकार हो रहे। वह उनके द्वारा आमजन से यह भी अपील की गई कि वह इन सबसे दूर रहे, किसी के झांसे में ना आए, पैसे आदान प्रदान न करे। वहीं इन मामलों में साइबर सेल के द्वारा मामले को संज्ञान में लेकर उक्त नंबर को ट्रैकिंग में डालने की भी बात कही गई। परसवाड़ा क्षेत्र में पिछले दिनों ओलावृष्टि से प्रभावित हुई किसानों की फसलों का घोषणा के अनुरूप मुआवजा देने, MSP कानून बनाने, 4,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य पर किसानों की धान खरीदने सहित किसानों की अन्य मांगों को लेकर पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के नेतृत्व में रविवार को परसवाड़ा क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन किया गया। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के चांगोटोला में किए गए इस प्रदर्शन के दौरान पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के नेतृत्व में चांगोटोला से मऊ बाजार तक किसानों की रैली निकाली गई। मऊ बाजार में किसान जनसभा का आयोजन कर किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान श्री मुंजारे ने मुआवजे की पूर्ण राशि देने सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन किए जाने की भी बात कही।
तो वहीं उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ओलावृष्टि वाले मामले का संज्ञान न लेने की भी बात कही। उन्होंने कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार व पटवारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्हें तत्काल ही हटाए जाने की भी मांग की। शिवराज सरकार हटाना है, किसानों को बचाना है। शिवराज सरकार हटाना है, किसानों को बचाना है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रामकिशोर कावरे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रामकिशोर कावरे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिवराज सिंह चौहान किसानों के साथ वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवराज सिंह चौहान किसानों के साथ वादा खिलाफी। रैली किसानों की बहुत गंभीर समस्या पे निकाली गई है और 2.5 माह पहले जी 21-22 मार्च को जी बहुत भयंकर यहाँ पर ओलावृष्टि हुई है किसानों की फसलों पर। जी इसमें गेहूँ, सरसों, जी चना, मटर, जी अलसी, ये सब पूरे बर्बाद हो गए जी और उसका मुआवजा आज तक किसान को नहीं मिला है। जी जब मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह जी कैबिनेट को फैसले को लागू नहीं कर पा रहे, मंत्रिमंडल का फैसला उसको लागू नहीं कर रहा। मंत्रिमंडल के फैसले में ये हुआ है निर्णय जी कि 32,000 रुपये हेक्टर जी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। जी अर्थात हो गया 1 एकड़ का 13,000 रुपये मुआवजा। जी लेकिन किसानों को दिया है 600 रुपया, जी 700 रुपया, 800 रुपया। जी कोई मापदंड नहीं है, जी कोई मापदंड ही नहीं इसमें। जी तो मनमानी तरीके से इसमें बंदरबाट हुआ है और अधिकारियों ने उसमें भ्रष्टाचार किया है जी और लाखों रुपए का भ्रष्टाचार है इसमें। जी 1000 किसान जो है इसमें प्रभावित हुए हैं जी ओलावृष्टि से। जी उनके पास इतनी मुश्किलें आ गई है कि अभी बरसात आ गई, खेती करना उनको, खेती के उनके पास पैसा नहीं है, जी बुआई नहीं कर पाएंगे अभी आगे वो। जी तो हालत बहुत ख़राब है, बहुत गंभीर हालत है, किसानों में हाहाकार मचा हुआ है, कोई मदद करने नहीं आ रहा है। यहाँ का जो मंत्री है रामकिशोर कावरे, यहाँ का विधायक है, वो एक दिन भी इनके घर, इनके गांव पे नहीं गया, किसी गांव पे नहीं गया, कोई इनकी तकलीफ नहीं जाना। ये मनमानी चल रहा है यहाँ। और दूसरी तरफ शिवराज सिंह जो है लाडली बहना योजना की बात कर रहे हैं, 1,000 रुपये देंगे और आगे जाके बोल रहे हैं हम 3,000 रुपये देंगे। वो किसानों को मदद नहीं कर पा रहे हैं। जो फैसला किया मंत्रिमंडल उसका फैसला नहीं दे पा रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं किसानों के साथ में, और ये धोखेबाजी नहीं चलेगी, ये मनमानी कर रहे हैं और जनता इनको सबक सिखाएगी। हमारी मांग यह है कि 13,000 रुपये एकड़ के हिसाब से किसान को तुरंत भुगतान करो और कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी को तुरंत यहाँ से हटाओ, उनको निलंबित करो। कैसे अभी तक मुआवजा नहीं बांटा गया है, इसकी जांच करो। गोंदिया रोड स्थित सरेगा रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर तमाम तरह के गतिरोध को दूर किया जा रहा है। जहां फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को लेकर सरेगा चौक में लगी महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा को स्थानांतरित करने की कार्य योजना बनाई गई, जिसके चलते रविवार को मरारमाली समाज के पदाधिकारी और नगरपालिका के अधिकारियों ने मौका स्थल का निरीक्षण कर अस्थायी रूप से मूर्ति रखने की जगह चयनित की। तो वहीं उन्होंने फ्लाईओवर का कार्य पूर्ण होने के बाद मूर्ति को यथावत उसी जगह फ्लाईओवर के ऊपरी जगह पर लगाए जाने की भी जानकारी दी, जिसको लेकर मरारमाली समाज और नगरपालिका के बीच सहमति बन गई। अस्थायी रूप से जो अभी अपन जिस स्तर पे खड़े यहाँ पे लगाने का निर्णय किया गया है और उसके बाद में जब ब्रिज होने के बाद काम पूरा होने के बाद में उसको देखेंगे कहाँ लगाना है, ये तय करेंगे बाद में। अभी अस्थायी रूप से जो हम खड़े यहाँ पर यहाँ लगाने की बात की सरेखा रेलवे ओवरब्रिज का काम प्रारंभ है और यहाँ पे वाई शेप का रेलवे ओवरब्रिज आएगा, जो एक पार्ट इसका सरेखा बाईपास में जाएगा और दूसरा पार्ट गोंदिया रोड की तरफ जाएगा और तीसरा बालाघाट की तरफ जाएगा। इसलिए यहाँ पे निर्माणकर्ता को ज्यादा स्पेस चाहिए, तो वो मूर्ति की शिफ्टिंग करना था, जिसके लिए हमारे नेता आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, मंत्री रामकिशोर कावरे जी के निर्देशन में सभी मरारमाली सामाजिक जनों के साथ उनको विश्वास में लेकर कि मूर्ति का स्थान, क्योंकि हम सभी के आराध्य महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीताई हैं, पूरे सम्मान के साथ वहां उन्हें हम पुनर्स्थापित कहाँ करें, इसके लिए यहाँ कार्य योजना बनाने साइट इंजीनियर के साथ हम सब पहुंचे।
भारत सरकार के द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में प्रवेश के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट का परीक्षा परिणाम जारी किया गया, जिसमें नगर के वरिष्ठ भाजपा नेता समाजसेवी छगन हनवत के बड़े पुत्र ओजस हनवत ने उक्त परीक्षा में सफलता अर्जित कर देश के नामचीन भारतीय प्रबंधन संस्थान में शिक्षा का अवसर प्राप्त किया। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ भाजपा नेता छगन हनवत के पुत्र ओजस हनवत ने पूर्व में इंजीनियरिंग की थी, जिनके द्वारा विभिन्न महानगरों में अपनी सेवाएं प्रतिष्ठित संस्थानों में दी गई। इसी दौरान उनके द्वारा कॉमन एडमिशन टेस्ट भारत प्रबंधन संस्थान यानी IIM में की सफलता अर्जित कर वाराणसी नगर ही नहीं बालाघाट जिले का भी नाम रोशन किया है, जिससे उनके सभी चित परिचित लोगों में हर्ष की लहर व्याप्त है। पद्मेश 24/7 से चर्चा करने में ओजस हनवत ने बताया कि कॉमन एडमिशन टेस्ट की परीक्षा पास करने में बहुत लोगों की मेहनत है। मेरे अकेले से कुछ नहीं हुआ, मेरे माता पिता की सबसे ज़्यादा मेहनत है वह, और भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। आगे बहुत कुछ करने को है। मेरी उम्र मात्र 23 वर्ष है, मुझे आगे बढ़ना है। यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके पहले मैंने JEE मेंस की परीक्षा भी दी थी, उसमें मुझे सफलता अर्जित हुई थी। श्री हनवत ने बताया कि इस कॉमन एडमिशन टेस्ट जो भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM के लिए होती है, इसमें 2 लाख से अधिक लोग शामिल हुए थे। उनकी 1000 में से 1100 के बीच में रैंक आई है। इसमें 0.% मायने रखता है और आगे बहुत कुछ करने के लिए भी है। मैंने शासकीय नौकरी से हटकर कुछ करना था, क्योंकि वहाँ एक शेड्यूल हो जाता है और प्राइवेट में करियर स्विच कर सकते हैं। आपका अनुभव आपके साथ रहता है, पाबंदी नहीं है। तो इस उपलब्धि के लिए बहुत लोगों की मतलब मेहनत है, सिर्फ मेरी ही नहीं है। तो मेरे मम्मी पापा ने शुरू से मेरे को आगे बढ़ाया है और मैंने तो बस मतलब ऑर्केस्ट्रेशन तो सब इनकी तरफ से था, मैंने तो बस कीबोर्ड बजाया आप कह सकते हैं। सब बैकएंड पे ये लोग चाबी घुमा रहे थे। मेहनत है, मेरी भी मेहनत है और मैं ये सिर्फ एक हर्डल है जो मैंने क्रॉस किया है। आने वाले समय में बहुत कुछ करना है। अभी मैं सिर्फ 23 साल का हूँ, मैंने 1/3 ज़िंदगी भी नहीं जी है अपनी, तो मेरे को बहुत आगे बढ़ना है। और मतलब ऐसे नहीं, एज ए चैलेंज नहीं ले रहे, मतलब आगे पॉजिटिव सोच लेकर आगे बढ़ना है और अपने लिए नहीं, देश के लिए भी बहुत कुछ करना है। आपके लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है ये? पूरे देश में ये एग्ज़ाम होती है। हाँ। और लाखों लोग इसमें फाइट करते हैं, उसमें आप लोग आपका नाम आना। हाँ। किस रूप में लेते हैं आप इसको? तो मेरे लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। इसके पहले ही मैंने JEE एडवांस की एग्ज़ाम दी थी और वो भी क्वालिफाई किया था। तो पहले से मेरी रुचि रही है टेक के साइड और उसी के